वेलकम टू केमिस्ट्री एज। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर ये हमारी सेकंड वीडियो है, जिसमें आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वीएससीपीआर थ्योरी, एनबीईपीआर थ्योरी और ड्रैगो कंपाउंड। क्योंकि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया था कि जब भी नीट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोच करके चलना है कि केवल वीएससीपीआर थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा और आपने 5 या 6 उसकी पोस्टुलेट्स पढ़ ली और आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि वीएससीपीआर के साथ साथ एनबीईपीआर का कॉन्सेप्ट भी डाला जा सकता है, ड्रैगो कंपाउंड का कॉन्सेप्ट भी ऐड किया जा सकता है। अब आप वीएससीपीआर थ्योरी को कहाँ यूज़ करते हैं? जनरली मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री या शेप को प्रिडिक्ट करने के लिए, तो वहीं पर आप बॉन्ड एंगल के बारे में भी पढ़ते हैं। तो एनबीईपीआर थ्योरी जो है उसको भी हमें वीएससीपीआर थ्योरी के साथ पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो अगर मैं इन कॉन्सेप्ट पर जाऊँ उससे पहले मैं एक प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। आप देखिए, मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री। आपको 4 कंपाउंड दिए गए हैं और उनमें डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री के बारे में आपसे पूछा गया है। अब जनरली जब आप वीएससीपीआर थ्योरी पढ़ते हैं तो आप सेकंड पोस्टुलेट उसकी पढ़ते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल या आयन के सेंट्रल एटम में लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वहां पर लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर तीनों तरह के रिपल्शन होते हैं, जिससे उस मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड एंगल हैं वो चेंज हो जाते हैं और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर ना होकर के डिस्टोर्टेड हो जाती है। तो अगर हम उस कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करें तो सबसे पहला काम इन सब मॉलिक्यूल्स में हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अगर मैं बात करूँ पहले कंपाउंड XeF6 की, तो आप यहाँ पर स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करें 1/2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, इनर्ट गैस है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट 6 है, कोई भी चार्ज इसके ऊपर है नहीं, तो ये आ जाता है आपका 7। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ यहाँ पर, sp3d3। अब sp3 यहाँ से आप लोन पेयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। n की वैल्यू देखिए 7 है, टोटल जो बॉन्ड बन रहे हैं वो 6 है, इसका मतलब 1 क्या है यहाँ पर, लोन पेयर है। तो एक यहाँ पर लोन पेयर है और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d3 है। सेकंड देखिए IF6 नेगेटिव की अगर हम बात करें तो स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं 1/2, आयोडीन के वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, मोनोवैलेंट एटम 6 है, चार्ज की बात करें तो 1 है। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं n की जो वैल्यू आती है वो आपकी 7 आती है। इसका मतलब यहाँ पर भी आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d3 है। 6 बॉन्ड बन रहे हैं, स्टेरिक नंबर 7 है, इसका मतलब यहाँ भी एक लोन पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी के अंदर सेलेनियम, आप n कैलकुलेट करेंगे, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे 1/2। देन क्योंकि सेलेनियम जो आपका है ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए 6, देन मोनोवैलेंट 6, चार्ज आपका 2, अगेन 7 यानी कि sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर की बात करें, अगेन आपका एक लोन पेयर यहाँ भी है, यहाँ सिर्फ क्लोरीन और फ्लोरीन का फर्क है, तो यहाँ पर भी आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है। लोन पेयर जो है आपका यहाँ पर भी एक है। अब आप क्वेश्चन को पोज करिएगा और जो मैंने ऑप्शन दिए हैं उन पर टिक कीजिए। देन हम बात करते हैं कि आपने जो सोचा वो सही है या गलत है। क्योंकि वीएससीपीआर थ्योरी क्या कह रही है कि भाई यहाँ पर लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब वहाँ पर रिपल्शन है, और अगर रिपल्शन होगा तो ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड हो जाएगी। तो आप एक बार पॉज कीजिए और जो ऑप्शन ए है उसमें मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड कहा है, बी के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, सी आपका ऑप्शन होगा सेकंड और थर्ड, डी जो ऑप्शन है वहाँ पर आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है। आपका क्या ऑप्शन आता है, फिर मैं बात करता हूँ कि आप सही हैं या गलत हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने सही से इस क्वेश्चन को किया होगा। चलिए मैं बताता हूँ, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है। अगर डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ये सही है, डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट यहाँ पर डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री नहीं है। इसका मतलब आपका यहाँ ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है, ए, यानी फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड आपके कंपाउंड है वहाँ पर डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री प्रेजेंट है। अब बात करते हैं रीज़न की, क्योंकि अगर इस कॉन्सेप्ट को आप क्वेश्चन को आप वीएससीपीआर के बेसिस पर करेंगे तो आपने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, क्योंकि सब में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, सबके अंदर एक एक लोन पेयर है और लोन पेयर प्रेजेंट है, तो आपने माना कि सबकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टोर्टेड है।
लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ जो डी आपका ऑप्शन है वो एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखता है। अब बात करते हैं इसके रीज़न की कि क्या इसके पीछे केमिस्ट्री है। तो चलते हैं रीज़न पर। देखिए, जो लोन पेयर्स होते हैं, जहाँ हम रिपल्शन की बात करते हैं, लोन पेयर, ये लोन पेयर दो तरह के होते हैं। एक को हम कह सकते हैं स्टीरियो केमिकली एक्टिव, और दूसरे जो लोन पेयर होता है उन्हें कहा जाता है स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव। वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं स्टीरियो केमिकली एक्टिव जो लोन पेयर होता है, ये वो लोन पेयर है जो बॉन्ड एंगल पर इफेक्ट डालता है। यानी ऐसा लोन पेयर जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल चेंज हो जाए, या मैं कहूं कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो डिस्टोर्टेड हो जाए, उन लोन पेयर को हम बोलते हैं स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर। जबकि ऐसे लोन पेयर जिनका बॉन्ड एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल एज वेल एज ज्योमेट्री, उन्हें कहा जाता है स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। अब देखिए, जो स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर हैं वो आपको दो तरह के कंपाउंड में देखने को मिलते हैं, जिनमें एक आप एग्जाम्पल जानते हैं बहुत अच्छे से, जिनको कहा जाता है ड्रैगो कंपाउंड, और दूसरे तरह के जो कंपाउंड है उन्हें कहा जाता है नॉन ड्रैगो। यानी उनके अंदर स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर होता है लेकिन वो ड्रैगो कंपाउंड्स नहीं है, इसलिए उन्हें कहा जाता है नॉन ड्रैगो कंपाउंड। अब मैं वापस क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं और ये मैं आपको समझाता हूं कि भाई SeCl42 नेगेटिव जो है उसकी ज्योमेट्री परफेक्ट किस वजह से है, डिस्टोर्टेड क्यों नहीं है। तो देखिए, ये जो एग्जांपल्स हमारे हैं, जैसे XeF6 हो गया, IF6 नेगेटिव हो गया, SeF6 2 नेगेटिव हो गया, इन एग्जांपल्स के अंदर जो भी आपका लोन पेयर प्रेजेंट है वो लोन पेयर कहलाता है आपका एक्टिव। और जो एक्टिव लोन पेयर होता है ये हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। अब देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उनके अंदर डायरेक्शनल नेचर होती है, जिस वजह से ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर क्या करता है, बाकी बॉन्ड पेयर को रिपल्शन फील करवाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड हो जाती है। लेकिन अगर मैं इन एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे कि SeX62 नेगेटिव, यहां X इज इक्वल टू Cl और Br। सेकंड, जैसे टेल्यूरियम TeCl6 3 नेगेटिव, इसी तरह से जैसे SnCl6 4 नेगेटिव, जैसे कि XeF8 नेगेटिव या BrF6 नेगेटिव। देखिए, ये जो भी मॉलिक्यूल्स मैंने यहां पर मेंशन किए हैं, इन मॉलिक्यूल्स में जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब ये किसी भी, ना तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, ना ही ऐसे ऑर्बिटल में प्रेजेंट है जिसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि p ऑर्बिटल, जैसे कि d ऑर्बिटल, जैसे कि f ऑर्बिटल, इनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है। तो ये जो लोन पेयर यहां प्रेजेंट है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो s ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। अब s ऑर्बिटल आपको पता है स्फेरिकल शेप का होता है, और जिस वजह से ये सारे बॉन्ड पेयर के ऊपर इक्वल रिपल्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जो होगी वो डिस्टोर्टेड नहीं होगी, परफेक्ट होगी। तो यानी कि अनहाइब्रिड s ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है यहां पर लोन पेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो s ऑर्बिटल है वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, यहां बिल्कुल नहीं कर रहा। इसलिए यहां जो हाइब्रिडाइजेशन है आपका वो है p3d3, क्योंकि जो आपका लोन पेयर है वो अनहाइब्रिड s ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, और इसी वजह से
ये जो मॉलिक्यूल आपका है ये परफेक्ट ज्योमेट्री रखता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई किस मॉलिक्यूल्स के अंदर ये कंडीशन होंगी? तो देखिए, इन कंडीशंस को मैं अगर समझाऊं तो पहली केस जो मैं बना रहा हूं यहां पर कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हाई होगा, आप देख पा रहे हैं यहां पर 6 है। सेकंड, कि जो सराउंडिंग एटम है वो बड़े साइज का मिलेगा, और जो सेंट्रल एटम है वो फोर्थ, फिफ्थ या फिर सिक्स्थ जो आपका पीरियड है उससे बिलोंग करने वाला होगा। यहां सेम कंडीशन थी बट नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन स्मॉलर आपका सराउंडिंग एटम हो जाता है। यहां पर फ्लोरीन अगेन सराउंडिंग एटम है, छोटे साइज का है। यहां पर भी फ्लोरीन है जो कि स्मॉलर साइज का एटम है, जिस वजह से यहां पर ये कंडीशन क्रिएट नहीं हो पा रही है। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने यहां पर मेंशन किए, इनको जरूर आप समझेंगे कि इनके अंदर जो लोन पेयर है वो प्योर एस ऑर्बिटल के अंदर रहता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इनएक्टिव लोन पेयर। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट ओबे VSEPR थ्योरी? आप पॉज करके पहले खुद इस क्वेश्चन का आंसर निकालें और उसके बाद आगे की वीडियो को देखें। तो देखिए, फर्स्ट जो कंपाउंड है ये आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर VSEPR थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो बिल्कुल VSEPR थ्योरी से आप बोलते हैं कि इसकी ज्योमेट्री जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। XeF4 की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर भी VSEPR का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन देखिए TeCl6 2 नेगेटिव, यानी अगेन यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी इनएक्टिव लोन पेयर प्रेजेंट होता है, क्योंकि VSEPR थ्योरी कहती है कि अगर लोन पेयर है तो वहाँ पर रिपल्शन वो बॉन्ड पेयर को करेगा, जबकि यहाँ इस मॉलिक्यूल में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ A और D के ऊपर VSEPR थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि फर्स्ट और फोर्थ के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज। तो बॉन्ड एंगल देखने के लिए सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का पता होना चाहिए, उसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए। यहाँ जितने भी मैंने मॉलिक्यूल्स मेंशन किए हैं उन सब में ये तो कंफर्म आपको हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है। अब अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो अगर रेगुलर ज्योमेट्री होती तो आपका बॉन्ड एंगल होता 109.28 का, लेकिन यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है, और जब लोन पेयर आपको पता है प्रेजेंट होता है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। तो सही ऑर्डर क्या रहेगा, इसके लिए आप पहले क्वेश्चन को पॉज करें, वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर निकालें और फिर देखें कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम वाटर की बात करें या OF2 की बात करें, Cl2O की बात करें, Br2O की बात करें या फिर I2O की बात करें, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोला जाता है NBEPR। जब हमें ये कॉन्सेप्ट पता होगा तभी हम इन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होता है, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, तो पहले मैं आपको कंडीशन बता देता हूं। देखिए, फर्स्ट कंडीशन है कि उस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होना चाहिए। तो देखिए, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इन सब मॉलिक्यूल्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सेकंड क्या कंडीशन है कि जो सेंट्रल एटम आपका होता है शुड बी फ्रॉम सेकंड पीरियड। सेंट्रल एटम आपका सेकंड पीरियड से बिलोंग करने वाला होना चाहिए। अब आप यहां देखिए, यहां ऑक्सीजन 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 सब में सेकंड पीरियड से। थर्ड कंडीशन देखिए कि जो सराउंडिंग एटम है आपका, एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, वो होना चाहिए लार्जर, बड़े साइज का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है, जैसे CH3 हो सकता है सराउंडिंग ग्रुप, C2H5 हो सकता है, C6H5 हो सकता है, COOH हो सकता है। इस तरह के बड़े ग्रुप होने चाहिए सराउंडिंग। अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक के अंदर Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया,
SH हो गया, SR हो गया, इस तरह के बड़े साइज के सराउंडिंग एटम होने चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ NBEPR एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं है। अब बात करते हैं कि इन तीनों में NBEPR एप्लीकेबल हो सकता है। अब जब भी NBEPR अप्लाई होगा तो जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है 109.28 इससे ज़्यादा होता है। कब? जब आप क्या अप्लाई करें? NBEPR अप्लाई करें। अब ये NBEPR है क्या? देखिए मैं एक मॉलिक्यूल को लेकर के आपको समझाता हूं। जैसे कि ये ऑक्सीजन है, ये आपके 2 क्लोरीन एटम है। जो लोन पेयर आपके सेंट्रल एटम के पास होते हैं उन्हें हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं मानते हैं, इनको VSEPR थ्योरी कंसिडर करती है। और अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, और ये एंगल की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए इस एंगल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं फाई से। तो NBEPR कौन से होते हैं? जो सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर होते हैं उन्हें कंसिडर किया जाता है। अब देखिए जब इनमें रिपल्शन होगा तो रिपल्शन होने से जो फाई की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, जबकि लोन पेयर की वजह से आपको पता है कि जो एंगल हम लेते हैं वो एंगल क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो यहां जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल इन NBEPR की वजह से इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाता है? कि ये हो जाता है आपका 109.28 से भी ज्यादा। तो अब जिन मॉलिक्यूल्स पर NBEPR थ्योरी अप्लाई हो रही है उनको छोड़ दीजिए। तो अब ये 3 ऐसे आपके मॉलिक्यूल्स हो गए जिन पर NBEPR का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो 109.28 से डेफिनेटली क्या होगी? ज़्यादा वैल्यू होगी। तो अब इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एंगल, फिर हम बात करें कि इनमें तीनों में सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो डेफिनेटली जिसका बिगर साइज होगा। तो Cl से बड़ा साइज किसका होता है? Br का। और Br से ज़्यादा किसका होता है? I का। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा जो बॉन्ड एंगल है वो किस में होगा? इस 5 नंबर वाले में होगा। इससे कम किस में होगा? 4 नंबर में होगा। इससे कम किस में होगा? 3 नंबर में होगा। अब रह गए 2 मॉलिक्यूल्स, इन पर आप VSEPR का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, जो क्या कहता है कि सेंट्रल एटम अगर सेम है और सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से जो बॉन्ड एंगल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम व्हेन इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। इसका मतलब अब आएगा आपका इससे 1 का, और सबसे कम किसका होगा? 2 का होगा। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा है? देख लीजिए, ये ऑप्शन आपका C हो जाएगा। तो ये था आपका NBEPR थ्योरी। अब मैं बात करता हूं आपसे VSEPR थ्योरी की। देखिए हम पोस्टुलेट्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि VSEPR थ्योरी को आप कैसे अप्लाई करें किसी भी गिवन क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले जब भी आप VSEPR थ्योरी को अप्लाई करें तो उसके लिए देखिए मैं पॉइंट्स बना देता हूं, आप पॉइंट्स वाइज याद रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि जब आपका NBEPR एब्सेंट है और सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो जैसे जैसे आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल आप CH4 की बात करें, आप NH3 की बात करें, आप H2O की बात करें, आप देखिए यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, किसी भी मॉलिक्यूल्स पर NBEPR लागू नहीं होता है। अगर लोन पेयर की बात करें तो यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ पर 2 है, तो लोन पेयर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। अगर लोन पेयर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल डेफिनेटली क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आप VSEPR को जब भी अप्लाई करें तो सबसे पहले ये देखें कि जो भी गिवन मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं अगर उनमें सेम हाइब्रिडाइजेशन है तो आप लोन पेयर कैलकुलेट करें। लोन पेयर कैलकुलेट करने के बाद जैसे जैसे लोन पेयर इंक्रीज होंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल जो है वो आपका डिक्रीज होगा। सेकंड देखिए, सेकंड मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आपका अगेन NBEPR एब्सेंट है या नॉन डोमिनेट है और जो हाइब्रिडाइजेशन है आपका
वो भी सेम है। अगेन लोन पेयर भी क्या है, सेम है। तो आप बॉन्ड एंगल को कैसे देखेंगे, तो देखिए जो भी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किसकी, सेंट्रल एटम की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम व्हेन इंक्रीजेस, तो बॉन्ड एंगल आल्सो इंक्रीजेस। मैं एग्जांपल लेता हूं, देखिए जैसे NF3 हो गया, PF3 हो गया, ASF3 हो गया। आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। लोन पेयर की बात करें तो तीनों के पास एक एक लोन पेयर है। अब सेंट्रल एटम को देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा है, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, NF3 में होगा। उससे कम यहाँ होगा, उससे कम यहाँ होगा। तो अगर मैं थीटा से मैं बॉन्ड एंगल को रिप्रेजेंट करूँ तो आपका ऑर्डर ये हो जाएगा। तो आप इस तरह से अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखिए, थर्ड अगेन मैं बात कर रहा हूँ, सराउंडिंग एटम के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी सेम कंडीशन रहे, मान लीजिए NBEPR आपका क्या है, एब्सेंट है या नॉन डोमिनेंट है। हाइब्रिडाइजेशन सेम है सब मॉलिक्यूल्स में। लोन पेयर भी क्या है, सेम है, जैसे कि H2O हो गया, जैसे कि OF2 हो गया। अब यहाँ अंतर क्या है, दोनों ही मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर मैं लोन पेयर की बात करूं तो इसके पास भी 2 लोन पेयर है, सेंट्रल एटम के पास, इसके पास भी 2 लोन पेयर है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम अगर इंक्रीज होती है तो आपका बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब वाटर के अंदर जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर हम बात करते हैं। फोर्थ नंबर के बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर भी सेम है, या एब्सेंट, सॉरी लोन पेयर क्या हो, एब्सेंट हो, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है, लोन पेयर अगर एब्सेंट है, तो इसका मतलब उन सब मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर होगी और उन सब के अंदर बॉन्ड एंगल बिल्कुल सेम मिलेगा। फॉर एग्जांपल BF3 दे दिया जाए आपको, फॉर एग्जांपल आपको कार्बोनेट आयन दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल आपको नाइट्रेट आयन दे दिया जाए NO3 नेगेटिव, आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड दे दिया जाए, तो इन सब के अंदर बॉन्ड एंगल क्या होगा, सेम होगा। रीजन हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर क्या है, एब्सेंट हैं सबके पास। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका, अगर मैं आपको NBEPR के बारे में बता चुका हूँ, वो कंडीशन अगर है तो वो सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल्स पर एप्लीकेबल होगी। सेंट्रल एटम आपका सेकंड पीरियड का होना चाहिए, सराउंडिंग एटम आपका बिगर होना चाहिए, तो बॉन्ड एंगल जो है वो 109.28 से आपको क्या मिलेगा, लार्जर मिलेगा। तो अब मैं कुछ प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को डील करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको कई सारे मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, उनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछा गया है, तो वेरी फर्स्ट आप क्या चेक करेंगे, आप चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल का अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है किसी में, तो बॉन्ड एंगल आपको पता है सबसे ज़्यादा sp2, देन आपको पता है sp3, और सबसे कम जो बॉन्ड एंगल आपका आएगा वो ड्रैगो कंपाउंड में आता है। अब ये ड्रैगो कंपाउंड में आपको नेक्स्ट इसी वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा। सेकंड, सबसे पहला काम हाइब्रिडाइजेशन देखना। सेकंड, मान लीजिए आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर इफ हाइब्रिडाइजेशन अदर देन, अगर इसके अलावा कोई है, sp, sp2 या फिर sp3 है, देन आप क्या देखेंगे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे। यानी कि इफ हाइब्रिडाइजेशन अदर देन sp, sp2 एंड sp3, देन आप क्या देखेंगे, देन आप आइडेंटिफाई शेप, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप शेप को आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जांपल जैसे I3 नेगेटिव है, अब I3 नेगेटिव की आपको पता है शेप क्या होती है, लीनियर होती है। हालांकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d है।
तो ये जरूर आप यहाँ पर देखेंगे। सेकंड सॉरी थर्ड, अगर एक से ज़्यादा ड्रैगो कंपाउंड दिए गए, एक से ज़्यादा दिए गए, तो अगेन आप उन पर कौन सी थ्योरी अप्लाई कर दोगे? VACPR थ्योरी अप्लाई कर दोगे और आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए इन्हीं 3 चीज़ों को लेकर के मैं कुछ प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता हूँ। मान लीजिए आपसे बॉन्ड एंगल पूछा गया है NH3 BF3 PH3 H2O Cl2O BeCl2। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा, क्या चेक करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन यहाँ अगर मैं बात करूँगा तो ये sp है, यहाँ sp3 है, यहाँ sp3 है, ये आपको पता है ड्रैगो कंपाउंड है, यहाँ आपका sp2 है, यहाँ पर आपका sp3। तो देखिए कुछ प्रॉब्लम तो आपकी यहीं से सोल्व हो जाएगी। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल मैंने किस में बताया, जहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा? 6 नंबर में होगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद मैंने क्या कहा, sp2 वाले में होगा, तो यहाँ sp2 में भी है एक BF3, आपका 2 नंबर आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए ये यहाँ sp3 है, यहाँ पर sp3 है, यहाँ पर भी sp3 है, ये आपका ड्रैगो कंपाउंड है। ड्रैगो में तो बॉन्ड एंगल 90 के आसपास होता है, तो सबसे लास्ट में जाएगा ये। इन 3 की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ इस मॉलिक्यूल के ऊपर आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, NBEPR, और यहाँ आपको पता है थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 109.28, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट 5। अब आपके पास मॉलिक्यूल बच गए, एक वाटर और एक अमोनिया। तो अमोनिया में तो लोन पेयर कितने हैं? एक है, यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं? 2 है। तो जैसे जैसे लोन पेयर इंक्रीज होगा बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, तो देन आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद आपका 4 आ जाएगा और उसके बाद आपका आ जाएगा ड्रैगो कंपाउंड जो कि 3 नंबर है। ये आपका ऑर्डर होगा बॉन्ड एंगल का। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए आपको ये कंपाउंड दिया गया है H2O H2S H2SE H2TE, और आपसे पूछा है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। तो देखिए ये तीनों कंपाउंड जो लास्ट में मैंने मेंशन किया, ये आपको पता है किस तरह के कंपाउंड है, ड्रैगो। तो इनके अंदर तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, वाटर से डेफिनेटली कम होगा। तो सबसे ज़्यादा किस में है, एक में। उसके बाद 2 3 और मैं 4 की बात करूँ तो इनमें ऑलमोस्ट इक्वल साइज बॉन्ड एंगल होता है। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा कैलकुलेट करना है तो मैंने क्या कहा पिछली स्लाइड में, कि आप इस पर क्या अप्लाई कर देंगे, VSEPR थ्योरी अप्लाई कर देंगे। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी, बॉन्ड एंगल वैसे वैसे इंक्रीज होगा। तो अगर और ज़्यादा एग्जैक्ट ऑर्डर आपको चाहिए तो 1 देन 2 देन 3 देन 4 आपका ये हो जाएगा। मोर अप्रोप्रिएट ये है, ये आपको पता है। तो नेक्स्ट देखिए, चलिए मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये मॉलिक्यूल्स है, देन ये वाला मॉलिक्यूल है, देन ये मॉलिक्यूल है, देन ये है। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड जो है आप उसको जस्ट ट्रीट करिए, आप मान के चलिए कि भी ए के ऊपर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके बी है। तो यहाँ जो रिपल्शन होगा वो रिपल्शन ज़्यादा होगा, और रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से थीटा जो है वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ रिपल्शन कम है, डबल बॉन्ड उससे कम रिपल्शन, और सिंगल बॉन्ड में उससे कम। तो रिपल्शन का ऑर्डर क्या रहेगा, रिपल्शन का ऑर्डर रहेगा ये है आपका ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। देन अगर थीटा पूछे तो देखिए ये रिपल्शन अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल आपको पता है डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ रिपल्शन थोड़ा कम है, यहाँ और कम है, और यहाँ बिल्कुल भी कम रिपल्शन है। तो अगर मैं इधर से इधर बात करूँ कि थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। रीज़न क्या है इसका, कि जो रिपल्शन है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो कई बार आप लोन पेयर की बजाय ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, तो इन कंडीशंस को भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ θ1। देन सेकंड आपका ये क्वेश्चन है, ये लोन पेयर, ये मान लीजिए आपका θ2। देन थर्ड ये कंपाउंड आपका है, ये एंगल मान लीजिए θ3 है, और ये एंगल मैं बोलता हूँ θ4 है। तो यहाँ आपसे अगर ऑर्डर पूछा जाए तो देखिए ये जो θ4 है यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा।
और बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, यानी θ4 सबसे ज़्यादा। देन अगर हम बात करें यहाँ केवल और केवल बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, तो ये आपका θ1 हो जाएगा। देन θ2 और θ3 की बात करें तो अभी मैं क्या बता के आया था, ये रिपल्शन ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ पर रिपल्शन फील होगा तो ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि इससे ज़्यादा आपका θ2 होगा और इससे कम होगा आपका θ3। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, बीच बीच में एक टर्म आ रही थी, ड्रैगो कंपाउंड। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। थोड़ा हमने पहले भी आपको बताया था मैंने कि इनके पास स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो कब कंडीशंस इनके लिए क्या है, फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या है कि जो भी आपका इनमें सेंट्रल एटम होता है, वो सेंट्रल एटम थर्ड, फोर्थ या फिर उनसे नीचे यानी फोर्थ, फिफ्थ या फिर सिक्स्थ पीरियड से बिलोंग करता है। जैसे मैं नाइट्रोजन इनकी बात करूं, NH3 हो गया, PS3 हो गया, ASH3 हो गया, तो यहां से स्टार्ट होता है ये, यानी कि थर्ड पीरियड इनके अंदर सेंट्रल एटम या फिर उससे बिलो पीरियड का सेंट्रल एटम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो भी आपका सेंट्रल एटम होता है उसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। थर्ड कंडीशन कि जो भी सराउंडिंग एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज लेस देन और इक्वल टू 2.5। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई PF3 क्या ये ड्रैगो कंपाउंड है, देखिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेंट्रल एटम यहां पर थर्ड पीरियड का है, एक लोन पेयर है, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। बट थर्ड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो क्या फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 4.0 होती है, इसका मतलब ये ड्रैगो कंपाउंड नहीं है। तो ड्रैगो कंपाउंड के लिए तीन कंडीशंस होती हैं, सेंट्रल एटम थर्ड या फिर उससे किसी नीचे के पीरियड से बिलोंग करना चाहिए, सेंट्रल एटम के पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए, और थर्ड जो सराउंडिंग एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। और इसी वजह से इनके अंदर जो भी, जैसे मैं अमोनिया की बात करते हैं जनरली अपने, अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन क्या बताते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो अगर PS3 की बात करें तो कंडीशन तो वही यहाँ पर है, फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल ही नहीं होता, क्योंकि ये स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर है, ये प्योरली कहाँ रहता है, ये s ऑर्बिटल में रहता है। तो अगर ये s ऑर्बिटल में रहता है तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड किससे बनाएंगे, देखिए अगर मैं फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फास्फोरस का ये 3s हो गया, ये आपका 3p हो गया। तो जो ये तीन बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन और फास्फोरस के बीच है वो एक्चुअली इनकी ओवरलैपिंग की वजह से बने हुए हैं, यानी p ऑर्बिटल फास्फोरस का s ऑर्बिटल हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग से बने हुए हैं। और इसको एविडेंस जो एविडेंस सपोर्ट करता है इस बात को वो है कि बॉन्ड एंगल जो है वो 91 और 92 के बीच बीच में होते हैं यहाँ पर, चाहे आप PS3 ले लें, ASH3 ले लें, आगे के कोई हाइड्राइड आप ले लें, तो बॉन्ड एंगल जो है वो 90 से 92 के बीच होता है, और तीनों p ऑर्बिटल के बीच में एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब जो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर है इन बॉन्ड्स के अंदर वो बहुत कम होता है, लगभग 2% के आसपास होता है, 0.02% के आसपास होता है s करेक्टर, और इस s ऑर्बिटल के अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि ये स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव है। एक मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, s डिवाइडेड s-1, और कोस थीटा की यहाँ जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स 94 डिग्री, तो ये s/s-1, तो s इज इक्वल टू 2% के आसपास, सॉरी जो आपका s करेक्टर है वो 2% के आसपास होता है। तो ये थे आपके ड्रैगो कंपाउंड्स। तो इस तरह से देखिए अकेला VSCPR से क्वेश्चन पूछे जाएँ और आप उसको सोल्व कर लें, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी क्रिएट हो सकती हैं कि VSCPR के साथ ड्रैगो कंपाउंड हो गया, NBPR का कॉन्सेप्ट भी वहाँ पर दिया जा सकता है। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। खूब मन लगा करके पढ़ें, नीट की अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।